तो हम लोगों ने जो लास्ट हमारा जो सेशन हुआ था वो हम लोगों ने हमारा जो लेसन चल रहा है वो लेसन 7 चल रहा है। और इसमें हम लोग सीख रहे हैं हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस इन AWS। तो ये HA हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस हमको AWS पे कैसे मिल सकता है, तो वो हम लोगों ने देखा। जैसे कि हम लोग लोड बैलेंसर के थ्रू हम लोग हाई अवेलेबिलिटी ला सकते हैं। उसके बाद में फिर हम लोगों ने ऑटो स्केलिंग ग्रुप के बारे में देखा था, तो हमने प्रैक्टिकल किया। लोड बैलेंसर हम लोगों ने देखा, एप्लीकेशन नेटवर्क और क्लासिकल लोड बैलेंसर। और आज हम लोग देखने वाले थे ऑटो स्केलिंग ग्रुप के बारे में। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप में वही था, जैसे कि हमने कोई एप्लीकेशन लोड बैलेंसर डिप्लॉय किया है और हम लोग 2 सर्वर पे लोड बैलेंस कर रहे हैं। तो हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ट्रैफिक को 2 सर्वर पे डिवाइड कर रहा है प्रॉपरली, बट व्हाट कि एक सर्वर फेल हो गया तो हमारा लोड बैलेंसर जो ट्रैफिक है उसको दूसरे सर्वर पे देगा और आपकी वेबसाइट अवेलेबल रहेगी, आपको वेबसाइट दिखते रहेगी। कुछ हुआ क्या? लेकिन लेकिन व्हाट कि अगर एक सर्वर जो डाउन हुआ है उसका आप क्या करोगे, उसको कैसे कितनी जल्दी उसको अप करोगे? तो वो एक फैक्टर आ जाता है आपको कि उस पे आपको काम करना पड़ेगा और सेम सेम तरह की वेबसाइट उसमें भी डालना और फिर उसको स्टार्ट करना, सर्वर बनाना, ये सब आ जाती है। बट अगर ऑटो स्केलिंग ग्रुप आप एक बना के रखते हो, तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करता है, जैसे आपने 3 सर्वर ऑटो स्केलिंग ग्रुप में डाल दिए, तो जो आपका वेबसाइट है वो इन तीनों सर्वर पे लोड होगा, ठीक है। और वही वेब जो आपका लोड बैलेंसर है उसके थ्रू ये तीनों सर्वर पे लोड डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा। बट अगर एक कोई भी सर्वर अगर डाउन हो जाता है, तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करता है, थर्ड सर्वर तुरंत रेडी करता है और जो भी कंटेंट इसके थे वो उसमें चले जाता है थ्रू स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग के थ्रू जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो सब कुछ उस सर्वर पे लोड हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग उसको रेडी करते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल आज हम लोग देखने वाले थे। तो बिफोर गोइंग फॉर ऑटो स्केलिंग ग्रुप, इसके लिए हम लोगों को एक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ता है। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बना करके उसको हम लोग ऑटो स्केलिंग ग्रुप को देते हैं और फिर ऑटो स्केलिंग ग्रुप उस लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो भी उसको इंस्टेंस लॉन्च करने हैं वो लॉन्च करता है। तो आज के हमारे इस डेमो सेशन में हम लोग ऑटो स्केलिंग ग्रुप देखेंगे, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाना है वो देखेंगे, सो दैट कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप हमारे लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करके नंबर ऑफ मशीन्स बना सके। तो हम लोग आ जाते हैं हमारे AWS कंसोल में। दिस इज़ माय AWS कंसोल और यहाँ पे हम लोग EC2 डैशबोर्ड में आएंगे। EC2 डैशबोर्ड में आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप और यहाँ पे दिखाई देगा लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ता है। मतलब आप किस तरीके का सर्वर लॉन्च करोगे ऑटो स्केलिंग के ग्रुप के थ्रू, तो सर्वर का टाइप, उसका कॉन्फ़िगरेशन और उसमें कोई स्क्रिप्ट आपको चलानी है, तो वो सारा कुछ आप इस लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में डालते हो। तो ये हम लोग बनाते हैं, आपको समझ में आएगा। क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करना है, इसको नाम दे देते हैं। जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ एक वेब सर्वर नाम का मेरा लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। LC मैंने नाम दे दिया। अब इसमें हमें जो AMI चूज़ करनी है वो हमें फ्री टियर वाली चूज़ करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके नाम दिए हुए हैं, बट हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट जो फ्री टियर AWS की फ्री टियर थी वो कैसे सेलेक्ट करना है। या फिर आप कोई, अगर आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, आपका एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर AMI इमेज आप यूज़ करते हो तो वो आप यहाँ दे सकते हो। बट इस लैब में हम लोग फ्री टियर वाला यूज़ करने वाले हैं। तो फ्री टियर लैब में यूज़ करने के लिए मुझे जो AMI की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं उसका AMI ID पहले ले लेता हूँ। इंस्टेंस टाइप में जाएंगे और इंस्टेंस टाइप में हम लोग T2 माइक्रो यूज़ करते हैं। T2 माइक्रो, तो ये वाला हम लोग जनरली यूज़ करते हैं जो कि फ्री टियर में आता है। इसका AMI ID यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पे इसका AMI ID तो नहीं दिया है, तो हम लोग
एक EC2 डैशबोर्ड में जाके एक लॉन्च इंस्टेंस के थ्रू हम लोग इसका आईडी ले लेंगे। ये AMI आईडी में ले लेता हूँ यहाँ से, बैक। और अब लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पहले बनाएंगे। क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, वेब सर्वर LC, ये नाम दे दिया लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का। AMI आईडी मैंने निकाला था, वो मैंने ले लिया। इंस्टेंस टाइप हम लोग लेंगे T2 माइक्रो। उसके बाद मुझे परचेसिंग ऑप्शन ये सब नहीं लेना है। EBS वॉल्यूम मुझे कितने साइज का अटैच करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ 8 GB ले रहा हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप में एग्जिस्टिंग वाला सिलेक्ट करता हूँ फॉर EC2, ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये ऑलरेडी बना हुआ है, आपको नया बनाए तो आप नया भी बना सकते हो। उसके बाद में चूज़ एग्जिस्टिंग की पेयर, तो मैं चूज़ एन एग्जिस्टिंग की पेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ जो ऑलरेडी बनी हुई है मेरे पास में, और मैं ये वाली एग्जिस्टिंग की मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो जब भी मेरा लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में कोई मशीन रेडी होगा तो वो इसी की पेयर के थ्रू में रेडी हो जाएगा। अब ये मेरा लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाने के लिए। ये मैंने नाम दे दिया ऑटो स्केलिंग ग्रुप का, और मुझे स्विच करके लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और ये लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करके नेक्स्ट बोलना है। और VPC अब मुझे सेलेक्ट करना है, तो ये वाले VPC में हम लोग अभी तक काम कर रहे थे, मैं यही वाला VPC सेलेक्ट करता हूँ। नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में हूँ। और सबनेट, अब मुझे कौन कौन से सबनेट में मशीन्स बनाने हैं, तो मैंने मेरे जो पब्लिक सबनेट है उसी में मैं ये मशीन बनाऊंगा, प्राइवेट में नहीं बनाऊंगा। तो एक पब्लिक, ये वाला एक मेरा सबनेट था जो पब्लिकली एक्सेसिबल है। इसमें राउट गेटवे और इंटरनेट गेटवे इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये पब्लिक वाला सबनेट मैं यहाँ चूज़ कर रहा हूँ। ये दो सबनेट मैंने चूज़ कर लिए। तो जो मेरे मशीन बनेंगे, एक मशीन इसमें मैं बनाऊंगा और दूसरा मशीन मैं ये वाले सबनेट पे बनाऊंगा, और ये दोनों पब्लिकली एक्सेसिबल रहेंगे। उसके बाद मैं बोलता हूँ नेक्स्ट। इनेबल लोड बैलेंसिंग, अगर हमें लोड बैलेंसिंग इनेबल करना है तो हम बोलेंगे यस। और किसके थ्रू लोड बैलेंसिंग इनेबल करना है, एप्लीकेशन या फिर क्लासिकल लोड बैलेंसर। अब देखो, ये जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप हम लोग बना रहे हैं, यहीं पर हम लोग लोड बैलेंसर भी क्रिएट कर रहे हैं। ये EC2 मशीन्स बनाएगा दोनों सबनेट में, और लोड बैलेंसर भी डिप्लॉय करेगा, और ये लोड बैलेंसर दोनों टारगेट मशीन्स को एक्सेस कर पाएंगे। अभी चूज अ टारगेट ग्रुप फॉर योर लोड बैलेंसर। क्रिएट टारगेट ग्रुप हम लोग को बनाना पड़ेगा पहले। जो हमने जो लोड बैलेंसर का हम लोगों ने जो डेमो देखा था, उसमें हम लोगों ने टारगेट ग्रुप पहले बनाया था, उसके बाद हम लोगों ने लोड बैलेंसर अप्लाई किया था। वही टारगेट ग्रुप पहले हम लोग को बनाना है। तो यहाँ पे इंस्टेंस मैं सेलेक्ट करूँगा। टारगेट ग्रुप का नाम दे देता हूँ वेब NLB। एक टारगेट ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट। अब यहाँ पे कोई इंस्टेंस रेडी नहीं है, राइट, क्योंकि इंस्टेंस अभी बने ही नहीं है, वो तो हम लोग ऑटो स्केलिंग ग्रुप के थ्रू ही बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी कोई इंस्टेंस नहीं है, तो ये सेक्शन हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। क्लासिकल में अगर हम लोग चेक करें तो क्लासिकल में हम लोगों को पहले लोड बैलेंसर बनाना पड़ेगा, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्लासिकल लोड बैलेंसर चूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन मैं अभी निकाल रहा हूँ, ताकि हम लोग पहले ऑटो स्केलिंग ग्रुप में EC2 इंस्टेंस पहले डिप्लॉय करेंगे, और ये जो लोड बैलेंसिंग है हम लोग ये मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं ले रहा हूँ। हेल्थ चेक भी हम लोग कर सकते हैं EC2 इंस्टेंस का, और ELB जो हमारा लोड बैलेंसर बनेगा, दोनों के हेल्थ चेक हम लोग कर सकते हैं। हेल्थ चेक इज नथिंग बट कि आप जो आपके EC2 इंस्टेंस और ELB वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं नहीं है, वो भी यहाँ पे चेक वो करेगा।
और उसके बाद में ये क्लाउड वॉच पे उसको अगर मुझे मॉनिटर करना है तो वो मैं यहाँ पे इनेबल कर सकता हूँ, बट मुझे नहीं करना है तो मैं नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद डिज़ायर्ड कैपेसिटी कितने आपको चाहिए, 2 चाहिए मुझे, मस्ट बी मिनिमम एंड मैक्सिमम। ओके, तो मिनिमम मुझे 1 चाहिए और मैक्सिमम कैपेसिटी मेरी 2 चाहिए और डिज़ायर्ड कैपेसिटी मेरी 2 चाहिए। मतलब मेरे 2 सर्वर ऑलरेडी चलते रहने चाहिए। एक जैसे ही एक सर्वर डाउन होगा, दो दो सर्वर दूसरा सर्वर ऑटोमेटिकली रेडी होने चाहिए। यहीं पर हम लोग डिज़ायर्ड कैपेसिटी जैसे 4, मुझे 4 सर्वर एटलीस्ट चाहिए, तो उसमें से 2 मेरे रनिंग होने ही चाहिए, ऐसा मैं डिसाइड करके यहाँ पे रूल क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे अभी तो 2 चाहिए, मिनिमम 1 चलता ही रहना चाहिए कि इस कंडीशन में, और मैक्सिमम 2 तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। स्केलिंग पॉलिसी ऑप्शनल है, इसमें चूज वेदर to use scaling policy to dynamically resize your auto scaling group to meet changes in demand। ये अभी मैं select नन कर रहा हूँ, तो ये हम लोग कर सकते हैं बाद में। और इनेबल इंस्टेंस स्केल इन प्रोटेक्शन, स्केलिंग प्रोटेक्शन को इनेबल करना है तो क्या होगा कि सपोज हम इन फ्यूचर ऑटो स्केलिंग ग्रुप को बढ़ा रहे हैं, उसके साइज बढ़ा रहे हैं, तो अगर वो मैं प्रोटेक्शन ऑन कर दूंगा तो वो उसके आगे बढ़ेगा नहीं कभी। बट ये हम लोग चेक नहीं करते और आगे जाते हैं। ऐड नोटिफिकेशन, सेंड आपको कुछ नोटिफिकेशन इसका चाहिए, कोई मशीन डाउन हो रहा है या फिर नया मशीन लॉन्च हो रहा है तो उसका आपको नोटिफिकेशन भी ये सेंड करता रहेगा, तो वो ऐड नोटिफिकेशन करेंगे। तो ये एसएनएस टॉपिक के थ्रू ये एक नया सर्विस है, एसएनएस एक नया सर्विस है जो हमें मैसेज सेंड करता है, तो हम ये नहीं करेंगे, सेलेक्ट नहीं करेंगे और नेक्स्ट बोल देंगे, प्रीवियस नेक्स्ट। और टैग, अगर मुझे इसको कुछ नाम टैग वगैरह देना है तो वो मैं दे सकता हूँ, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। और ये मेरा यहाँ पे मैं, ये एक रिव्यू है, हम देख सकते हैं इसको, और उसके बाद में बोलता हूँ क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अब जैसे ही मैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप यहाँ पे बोलता हूँ तो ये अपडेटिंग कैपेसिटी ये स्टार्ट कर देता है। डिजायर्ड कैपेसिटी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मैं EC2 इंस्टेंस, EC2 डैशबोर्ड में जाऊँगा तो यहाँ पे आपको EC2 इंस्टेंस लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। तो अभी ये चलते हैं हमारे स्लाइड की तरफ। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो है राउट 53। ठीक है, सो द नेम राउट 53 ये इंडिकेट करता है वाई 53 इज हियर, बिकॉज जो प्रोटोकॉल है DNS, एक्चुअली राउट 53 इज मैनेजिंग DNS सर्विस। तो DNS का जो पोर्ट नंबर होता है वो 53 होता है, तो वही पोर्ट नंबर यहाँ पे अमेजोन ने यूज करके इसका सर्विस का नाम रखा है राउट 53। तो राउट 53 क्या करता है, जो DNS सर्विस है, जैसे कि google.com है, तो google.com को वो क्या करता है, जैसे हम लोग वेब ब्राउज़र पे google.com टाइप करते हैं तो वो क्या करता है, उस google.com को कन्वर्ट करता है IP एड्रेस में, और वो IP एड्रेस जो नेटवर्क में जाता है, और वो IP एड्रेस कहाँ पर है नेटवर्क में उसको सर्च करता है और वहाँ से कंटेंट उठा के वेब ब्राउज़र पे शो करता है। तो ये DNS का फंक्शन है, आप डिटेल में पढ़ सकते हो, इसके बारे में बहुत सारा कुछ मिलेगा आपको। और फिर इसके नेम सर्वर और उसके बहुत सारे जोन्स होते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो। हम लोग उतना डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे DNS सर्विस के बारे में, बट जितना हमें यहाँ ज़रूरत है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो राउट 53 इज़ हाईली अवेलेबल स्केलेबल क्लाउड DNS वेब सर्विस, DNS मैनेज करता है। इट इज़ डिज़ाइन टू गिव डेवलपर एंड बिजनेस एन एक्सट्रीमली रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे टू राउट एंड यूजर टू इंटरनेट एप्लीकेशन बाय ट्रांसलेटिंग नेम लाइक example.com into numeric IP address, like ये जो IP एड्रेस यहाँ पे दिया है, that computer used to connect to each other, ये जो वही मैंने बोला वही। Amazon Route 53 effectively connect user request to infrastructure running in AWS such as EC2 instance, Elastic Load Balancer, okay, and S3 bucket।
and can also be used to route user to infrastructure outside of AWS. तो Route 53 ये जो DNS सर्विस है ये हमारे AWS पे चलने वाला EC2 इंस्टेंस पे ट्रैफिक को राउट कर सकता है, या फिर लोड बैलेंसर कोई है रनिंग, वो ऑलरेडी किसी दो सर्वर्स को सर्व कर रहा है तो Route 53 उस पर भी ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकता है। वैसे ही अगर कोई सर्विस है जो अपने ऑन प्रीमाइसेस चल रहा है, कोई वेब सर्वर है वो ऑन प्रीमाइसेस चल रहा है, तो Route 53 हमें एक DNS नेम सर्विस और होस्टेड जोन वगैरह प्रोवाइड करता है सर्विस, जिसके थ्रू हम लोग जो ट्रैफिक है वो वहाँ से हमारे इंटरनल ऑन प्रीमाइसेस वेब सर्वर पे ट्रैफिक को भेज सकते हैं। तो ये फैसिलिटी Route 53 प्रोवाइड करता है। उसके अलावा यू कैन यूज Amazon Route 53 टू कॉन्फ़िगर DNS हेल्थ चेक। तो आप जितने भी वेब सर्वर्स है वो रनिंग है नहीं है, वो हेल्थ चेक भी Route 53 करता है। एंड राउट ट्रैफिक टू हेल्दी एंड पॉइंट टू और टू इंडिपेंडेंट मॉनिटर द हेल्थ ऑफ योर एप्लीकेशन एंड इट्स एंड पॉइंट, और ये उसको मॉनिटर भी करता है और जो हेल्दी इंस्टेंसेस है उसके तरफ में ट्रैफिक को डाइवर्ट करता है। Amazon Route 53 traffic flows makes it easy for you to manage traffic globally through a variety of routing type। तो Route 53 बहुत सारी राउटिंग को सपोर्ट करता है, जैसे कि लेटेंसी बेस्ड राउटिंग। तो लेटेंसी में क्या होगा, जो यूज़र, सपोज दो यूज़र है, एक इंडिया में है एक यूएस में है, और सर्वर है यूएस में, तो लेटेंसी किसको अच्छी मिलेगी, जो यूएस में यूज़र है उसको अच्छी मिलेगी। तो लेटेंसी बेस्ड और जियो डीएनएस, जियो प्रॉक्सिमिटी वेटेड राउंड रॉबिन, ये इस तरह की जो राउटिंग है ये क्या होते हैं ये हम लोग आगे देखते हैं। तो इस तरीके की राउटिंग जो है वो Route 53 प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका कंसोल हम लोग देख लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा व्हाट इज Route 53। तो ये Route 53 का डैशबोर्ड है, आप देख सकते हो Route 53 में हम लोग क्या क्या चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है डीएनएस को मैनेज कर सकते हैं। सपोज आपका ऑलरेडी कोई वेबसाइट है, ठीक है, आपने ऑलरेडी एक डोमेन परचेस किया हुआ है और आपके पास में सर्वर नहीं है, आपके पास सिर्फ डोमेन नेम आपने परचेस करके रखा हुआ है और आप चाहते हो कि मैं जो मेरा वेब सर्वर है वो AWS में मुझे होस्ट करना है, तो वो आप कर सकते हो। यहाँ DNS मैनेजमेंट क्रिएट होस्टेड जोन की तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, EC2 मशीन बनाना पड़ेगा, उसमें वेबसाइट कंटेंट डालने पड़ेंगे और फिर आपको Route 53 में यहाँ होस्टेड जोन में आकर के वो जो डोमेन नेम आपने परचेस किया है वो डोमेन नेम यहाँ पे डालेंगे और फिर उसके बाद में SOA अथॉरिटी और DNS ये जो है ए रिकॉर्ड वगैरह यहाँ से जनरेट होंगे और वो उस जो सर्वर है जिसमें आपका वेब सर्वर चल रहा है उसमें डाइवर्ट कर दिया जाएगा ट्रैफिक। तो ये सर्विस यहाँ पे है। ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे करना है, आपके पास में 10 वेब सर्वर है और वो अक्रॉस द ग्लोब है, तो आपको बाहर से आने वाले जो ट्रैफिक है उसको आप कैसे मैनेज करोगे, कौन से सर्वर को कौन सा रीजन का ट्रैफिक देना है, वो सब ये यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। वैसे ही मॉनिटरिंग आप कर सकते हो, हेल्थ चेक कर सकते हो सारे सर्वर्स की, बैंडविड्थ वगैरह कैसा क्या मॉनिटरिंग करना है वो सब यहाँ पे क्लाउड वॉच में आप ले सकते हो। वैसे डोमेन रजिस्ट्रेशन की भी सर्विस AWS प्रोवाइड करता है। आपको नया डोमेन परचेज भी करना है तो आप AWS से खरीद सकते हो। AWS इज वर्किंग एज अ रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार जैसे कि GoDaddy है, फिर HostGator है और भी बहुत सारे जो डोमेन नेम प्रोवाइड करते हैं, दे आर रजिस्टर्ड विथ रजिस्ट्रार। तो ये लोग रजिस्ट्रार से कांटेक्ट करके आपको वो जो डोमेन नेम है वो परचेस करने में हेल्प करते हैं। तो ये AWS भी वही काम करता है। तो आप यहाँ AWS से भी आप डोमेन नेम परचेस कर सकते हो। SSL सर्टिफिकेट भी आप AWS से ले सकते हो, जो कि आप आपके वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज AWS प्रोवाइड करता है। आगे वापस स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो राउटिंग पॉलिसीज़ हैं इसकी, जो हमारा जो सेक्शन है ये ट्रैफिक मैनेजमेंट। इस ट्रैफिक मैनेजमेंट में पॉलिसीज़ है, कुछ राउटिंग पॉलिसीज़ है। जैसे आपने वेब सर्वर होस्ट कर दिए, वेब सर्वर होस्ट करने के बाद में कहाँ का ट्रैफिक कहाँ भेजना है, किस सर्वर पे भेजना है, वो सारी राउटिंग्स जो है वो आप
राउट 53 में मैनेज कर सकते हो। तो वही ये राउटिंग पॉलिसीज़ है। तो इसमें आप देख सकते हो ये इतनी 7 पॉलिसीज़ है। तो ये सारी पॉलिसीज़ करती क्या है वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहली है सिंपल राउटिंग पॉलिसी। तो इसमें क्या होगा, यूज़ फॉर अ सिंगल रिसोर्स दैट परफॉर्म अ गिवन फंक्शंस for your domain, for example a web server that serves content for the example.com वेबसाइट। जैसे कि कोई example.com की वेबसाइट है और आपको ट्रैफिक जो आ रहा है आपका बाहर से इंटरनेट से जो ट्रैफिक आ रहा है वो पहले राउट 53 पे लैंड होगा। राउट 53 क्या करेगा, वो जो ट्रैफिक है वो आपको एक पर्टिकुलर वेब सर्वर को डाइवर्ट कर देगा। ये इज़ अ सिंपल राउटिंग पॉलिसी जो है। उसके बाद में वेटेड एक रूल है जिसमें क्या होगा, यूज टू राउट ट्रैफिक टू मल्टीपल रिसोर्सेज इन प्रोपोर्शंस दैट यू स्पेसिफाई। तो जैसे कि ट्रैफिक आया आपके राउट 53 पे, बाहर से यूजर आपके वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, तो सबसे पहले वो राउट 53 पे आएगा। राउट 53 क्या करेगा, जैसे 2 सर्वर है उसके पास पे वेब सर्वर, तो वो क्या करेगा, वेट डिवाइड कर देगा उसको। सपोज आपने 30% आपने वेब सर्वर 1 पे ट्रैफिक डालना है और 70% ट्रैफिक आपने वेब सर्वर 2 पे डालना है, तो वो फैसिलिटी यहाँ पे आप कर सकते हो। आप ट्रैफिक को वेटेड कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो कि 30% इधर 70% इधर। सपोज आपका एक सर्वर थोड़ा डल है और एक बहुत स्मार्ट है, तो आप 70% स्मार्ट की तरफ 30% डल की तरफ ऐसा आप रख सकते हो। फेल ओवर में क्या होगा, 2 सर्वर रहेंगे तो एक सर्वर जब डाउन होगा तो पूरा ट्रैफिक दूसरे की तरफ चले जाएगा। अगर दूसरा सर्वर डाउन होगा, सर्वर 1 रेडी है तो वो पूरा सर्वर 1 की तरफ चला जाएगा। तो ऐसा फेल ओवर आप एज अ बैकअप सर्वर आप यूज कर सकते हो, बट एट अ टाइम दोनों में ट्रैफिक नहीं जाएगा। तो जो डाउन होगा उससे उठा करके ट्रैफिक आपके दूसरे सर्वर पे डाल दिया जाएगा। जियो लोकेशन रूल है एक, यूज व्हेन यू वांट टू राउट ट्रैफिक बेस्ड ऑन योर लोकेशन ऑफ योर यूजर। तो जो जहाँ पे यूजर है, जैसे यूएस का यूजर है तो यूएस के यूजर को मैं ऐसा राउटिंग करूंगा कि यूएस का जो यूजर है वो यूएस के ही सर्वर को एक्सेस करे, तो उसको लेटेंसी वगैरह कनेक्टिविटी वगैरह सब अच्छा मिलेगा, स्पीड अच्छा मिलेगा एप्लीकेशन यूज करने के लिए। तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पे है। वैसे लेटेंसी रूल, लेटेंसी जिस सर्वर पे ज़्यादा मिल रही है कम मिल रही है तो वो लेटेंसी के हिसाब से भी मैं राउटिंग कर सकता हूँ। मल्टी वैल्यूड यहाँ पे एक है, तो मल्टीपल चीज़ें चेक करके ट्रैफिक को डाइवर्ट करना। जियो प्रॉक्सिमिटी, पूरे ग्लोब को मैं डिवाइड कर दूंगा और कौन सा ग्लोब कौन सा सर्वर यूज़ करेगा वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं, जैसे कि ये सिंपल राउटिंग है। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये राउट 53 है। यूज़र ने रिक्वेस्ट किया तो वो आया राउट 53 के पास में। सपोज मैंने example.com एक्सेस किया मेरे वेब ब्राउज़र से, तो वो आएगा सबसे पहले राउट 53 के पास में। राउट 53 से वो चले जाएगा इलास्टिक लोड बैलेंसर के पास में। अभी इलास्टिक जो लोड बैलेंसर है ये, इसका ट्रैफिक जा रहा है इंस्टेंस 1 और इंस्टेंस 2, ये सेम अवेलेबिलिटी जोन में है और सेम वीपीसी में। तो इज अ सिंपल राउटिंग। ट्रैफिक आया और मैंने ये सर्वर में से डिवाइड कर दिया और आधा ट्रैफिक इधर और आधा इधर भेज करके वेब पेज मैंने यूज़र को एक्सेस करवा दिया। इज अ सिंपल। फिर वेटेड आप देख सकते हो, ट्रैफिक राउट 53 के पास आया, उसने 30% ट्रैफिक सर्वर इंस्टेंस 1 को दे दिया और 70% ट्रैफिक उसने सर्वर 2 को दे दिया। और ELB भी है यहाँ पे। ELB अगर आप और भी सर्वर यहाँ बढ़ाओगे, इंस्टेंस 2 बढ़ाओगे, तो ELB अगेन 30% को और डिवाइड करके 15% ऐसा डिवाइड कर देगा। इज अ वेटेड में आप डिफाइन कर सकते हो कि कितना ट्रैफिक कहाँ भेजना है। फेल ओवर में सीधा देखो, राउट 53 के पास ट्रैफिक आया और ये क्या, अगर ये फेल होता है सर्वर तो सीधा इधर भेज देगा, अगर ये फेल होता है तो इधर भेज देगा। इस तरीके से फेल ओवर का रूल रहता है। जियो लोकेशन पे कैसा होगा, जैसे कि ये मेरा यूज़र है, ये ऑस्ट्रेलिया में है और ये यूज़र है यूएस में बैठा हुआ। तो यूएस का जो यूज़र है उसने राउट 53 के थ्रू रिक्वेस्ट किया, कोई वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश की, बट मेरा जो वेब सर्वर है वो यूएस में ही है, तो मैं क्या करूँगा, यूएस वाले को यूएस से ही एक्सेस करवा दूंगा। मैं यूएस वाले को ऑस्ट्रेलिया भेजूंगा तो इसको लेटेंसी ज़्यादा मिलेगी, तो
मैं इसको इसके ही लोकेशन के सर्वर को एक्सेस करवा दूंगा और ऑस्ट्रेलिया वाले को ऑस्ट्रेलिया वाले वेब सर्वर से एक्सेस करवा दूंगा, तो उसको लेटेंसी अच्छी मिलेगी और कनेक्टिविटी भी अच्छी मिलेगी। तो ये एक रूल है राउट 53 में। फिर एक लेटेंसी वाला एक रूल आ जाता है इसमें। जैसे कि ये एक यूज़र है, ये यूज़र अगर इंडिया में है, ये यूएस में है, तो ये यूज़र अगर सॉरी ये यूएस में है और ये यूरोपियन यूज़र है, ठीक है। तो यूएस वाला यूज़र अगर यूरोपियन सर्वर को एक्सेस करेगा तो उसको लेटेंसी अच्छी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। उसको लेटेंसी किस में अच्छी मिलेगी? जो कोई सर्वर यूएस में होगा उसको वो वाले वहाँ पे लेटेंसी अच्छी मिलेगी। तो ये लेटेंसी बेस्ड भी हम लोग सेट कर सकते हैं। तो जो जो यूज़र जहाँ का होगा, जहाँ पे उसको ज़्यादा लेटेंसी मिल रही होगी, उस यूज़र को उधर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। जहाँ पे अच्छी लेटेंसी मिलेगी वहाँ पे उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो ये एल्गोरिदम, ये सब जो रूल है इसमें एल्गोरिदम ऑलरेडी सेट होते हैं। ये एल्गोरिदम क्या करता है? लेटेंसी ऑलरेडी कैलकुलेट करता है और उसके हिसाब से ट्रैफिक को डाइवर्ट करता है। मल्टी वैल्यूड आंसर रूल है। इसमें क्या होगा? इसमें जैसे कि ये यूज़र है, अब ये लगभग लेटेंसी के जैसा ही है, मगर यहाँ पे क्या होगा कि हेल्थ चेक करेगा। जैसे कि ये एक सर्वर है, उसके पहले हेल्थ चेक करेगा, 2 हेल्थ चेक लगे रहेंगे और वो मल्टी वैल्यूड मतलब मल्टीपल चीज़ें आप चेक करके ट्रैफिक को भेज रहे हो। तो आप जैसे हेल्थ चेक कर रहे हो, लेटेंसी चेक कर रहे हो और उसके बाद में आप ट्रैफिक को आगे भेज रहे हो, तो वो है ये। उसके बाद जियो प्रॉक्सिमिटी में क्या होता है? हम लोग पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये 3, इसमें अगर इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो, और मेरे पास में ये 3 सर्वर है कि यूएस ईस्ट 1 में है, एक ये है और ये 3 सर्वर है। ये एप्लीकेशन है, ये डेटा है और ये समथिंग वेबसाइट है कोई तो भी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो इस रीजन के जो यूज़र्स रहेंगे उनको मुझे डेटा अगर एक्सेस करवाना है तो मुझे यहाँ उनको भेजना है, ये वाले यूज़र्स को यहाँ भेजना है। तो ये ऐसे मैं 3 हिस्से में इसको डिवाइड करके ग्रुप ऑफ यूज़र्स को उस पर्टिकुलर सर्वर पे डाइवर्ट कर सकता हूँ। तो ये हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो उसके बाद में आप डेमो देखते हैं, इसका डेमो कैसा रहता है। ये आ गया मैं अभी राउट 53 में। तो ये जो पहला वाला जो सर्विस है ये होस्टेड होस्टेड सपोज आपके पास में ऑलरेडी कोई डीएनएस नेम है और वो आप यहाँ पे होस्ट करना चाहते हो, आपके किसी EC2 इंस्टेंस बना के उसमें वेबसाइट होस्ट करके आप वो डीएनएस जो नेम है, आपने जो नेम परचेस किया है उसको आपको मर्ज करना है, तो वो इस सर्विस के थ्रू आप जा सकते हो। तो अब अगर आप इसको क्रिएट करोगे तो यहाँ पे जो आपने डोमेन नेम लिया होगा वो यहाँ पे आपको डालना है। जैसे कि मैंने ये डोमेन लिया हुआ है, ये डोमेन मैंने सपोज परचेस किया है, तो मैंने यहाँ पे उसका नाम डाला और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब पब्लिक होस्टेड जोन में मुझे क्लिक करना है। अगर प्राइवेट होस्टेड जोन में क्लिक करेंगे, मतलब प्राइवेटली कोई साइट एक्सेस करवानी है आपको, पब्लिकली नहीं रखनी है आपको, आपके ही VPN से वो एक्सेस होना चाहिए, पब्लिक एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो उस केस में आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, उसके बाद में रीजन सेलेक्ट करोगे। रीजन जैसे कि मैं यहाँ पे US ईस्ट 1 नॉर्थ वर्जीनिया लेता हूँ, VPC लेता हूँ, तो ये मैं एक पर्टिकुलर VPC में डाल देता हूँ। और आपका कोई यूज़र होगा आपके ऑफिस में ही वो वेबसाइट एक्सेस होना चाहिए, तो उस केस में ये लेंगे। लेकिन मुझे वेबसाइट पूरे वर्ल्ड में पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए, वो करना है, तो ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में क्रिएट होस्टेड जोन जब आप क्रिएट करोगे तो ये देखो ये चीज़ें जनरेट होती है वहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं नेम सर्वर। तो ये जो चीज़ जब जैसे भी जब हम लोग GoDaddy या फिर कोई दूसरा जो सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ पे हम लोग वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं, तो वो हम लोगों को ये सारी वैल्यू प्रोवाइड करता है और ये वैल्यू सर्वर के साथ में मर्ज की जाती है, तब जाके वो चीज़ हमें एक्सेस होती है, ठीक है। ये करना है। उसके बाद में हमें बोलना है क्रिएट रिकॉर्ड। क्रिएट रिकॉर्ड में सिंपल राउटिंग सेलेक्ट करना है और इसके बाद में डिफाइन सिंपल रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हमें ऑल्टरनेट नेम, यहाँ पे जैसे कि अभी idsupport.com एक वेबसाइट है और उसके बाद में मुझे अगर www कुछ यूज़ करना है वो यहाँ दे सकते हैं, या फिर मुझे इसके अंदर एक और सब डोमेन बनाना है वो भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, या फिर नहीं बनाना है तो नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद में राउट ट्रैफिक टू
कहाँ पे मुझे भेजना है, तो आईपी एड्रेस, यहाँ पे अब आईपी एड्रेस जाएगा मेरा किसका, EC2 इंस्टेंस जिसमें मैंने वेबसाइट होस्ट करके रखी हुई है, वो आईपी एड्रेस यहाँ पे डालना है। और रिकॉर्ड टाइप यहाँ पे मुझे डालना है IPv4, ये सेलेक्ट करना है, तभी यहाँ पे जो मैं आईपी एड्रेस डालूंगा IPv4 वाला एड्रेस यहाँ पे रहेगा। और उसके बाद में बोल देना है डिफाइन सिंपल रिकॉर्ड, और ये मेरा रेडी हो जाएगा। तो ये मेरा वेबसाइट और ये आईपी एड्रेस जो है ये EC2 इंस्टेंस का बन गया। मैं जब क्रिएट रिकॉर्ड बोलूँगा तो फिर मेरा जो वेबसाइट है, जो मैंने डोमेन नेम परचेस किया हुआ है, वो EC2 में ट्रैफिक जाना चालू हो जाएगा और आपको वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, अब जो हमने ये होस्टेड जोन बनाया था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट में। अब ऑलरेडी मेरा मैंने वेबसाइट परचेस कर लिया है और मेरे पास में 2-3 सर्वर्स है। अब मुझे क्या करना है, ट्रैफिक को राउट करना है। उसके बाद में यहाँ पे जो ट्रैफिक मैनेजमेंट वाला सेक्शन है, तो ऑलरेडी मेरे पास में 3 वेब सर्वर्स है चल रहे हैं। मेरे पास में EC2 इंस्टेंस है मेरे पास ऑलरेडी एक DNS नेम है, नेम सर्वर मैंने ऑलरेडी नेम परचेस कर रखा है, और मेरा इलास्टिक लोड बैलेंसर ऑलरेडी चल रहा है। उस केस में ये वाला सेक्शन आता है। बस मुझे अब क्या करना है, मेरा सर्वर रेडी है, मेरे पास में डोमेन नेम है, बट मुझे ट्रैफिक को मैनेज करना है। किधर का ट्रैफिक कहाँ भेजना है वो मुझे थोड़ा मैनेज करना है। तो उस केस में ये ट्रैफिक मैनेजमेंट वाला सेक्शन आता है। अब इसमें जैसे मैंने क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मुझे वेटेड वाला करना है, ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, और ये डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ट्रैफिक वेटेड एज अ वेटेड पॉलिसी के थ्रू जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा डायग्राम ऐसा आ जाता है, और यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है IPv4, मतलब जो मेरा ट्रैफिक आएगा वो मेरा जो DNS नेम है वो ऑलरेडी मैप है IP एड्रेस के साथ में या फिर लोड बैलेंसर के साथ में। तो अब मुझे सेलेक्ट करना है वेटेड वाला रूल। तो देखो यहाँ पे वो वैल्यू पूछ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 0 और 0 दे दिया तो जो ट्रैफिक आएगा इस रूल के थ्रू वो 50-50 रहेगा। तो इसमें ट्रैफिक कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 दे दिया और यहाँ पे 3 दे दिया, तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, 3 डिवाइडेड बाय 4। तो जो भी वैल्यू आएगा तो जिसका मैक्सिमम रहेगा वो उसके थ्रू ज़्यादा ट्रैफिक जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दोनों लगभग सेम ही है, तो हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 5-5 या फिर 3-2, ऐसा हम लोग कोई भी वेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर इसके इन्फो सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो, तो determines the probability that Route 53 will select one endpoint from among all endpoints, valid value 0 से 255 तक वैल्यू आप डाल सकते हो। एग्जाम्पल 2 endpoints have weighted of 1 and 3। तो सपोज अगर ये 1 है और ये 3 है, तो 1 उसका जो सम आएगा, जो भी सम रहेगा, जैसे 5 + 5 = 10, तो 10 अब वो सम से डिवाइड करना है किसी भी वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 5 है और ये दोनों का सम 10 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 10, तो वैल्यू आएगा 2। ठीक है, इस तरीके से। अभी कनेक्ट टू जो है वो मुझे एंड पॉइंट सेलेक्ट करना है। एंड पॉइंट क्या रहेगा, मेरा EC2 इंस्टेंस भी हो सकता है या फिर कोई लोड बैलेंसर हो सकता है, जैसे कि हम लोग डायग्राम में देख रहे थे। तो लोड बैलेंसर मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे उसका IP एड्रेस आ जाएगा, और फिर लोड बैलेंसर यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में फिर जो मशीन रहेगा उसका IP एड्रेस यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से ये सारे पॉलिसीज़ काम करते हैं। ये हटाता हूँ मैं। और दूसरी पॉलिसी जैसे फेल ओवर है, तो फेल ओवर में हेल्थ चेक करेगा, और जोन सा भी डाउन होगा, ये एंड पॉइंट यहाँ पे सीधा एंड पॉइंट आएगा, या फिर लोड बैलेंसर भी आप डाल सकते हो एंड पॉइंट। तो अगर ये फेल होता है तो ट्रैफिक यहाँ से जाने लगेगा, अगर ये फेल होता है तो ट्रैफिक यहाँ से जाने लगेगा। इसमें हेल्थ चेक इनेबल होना चाहिए।
उसके बाद में जो जियो लोकेशन वाला जो रूल है, तो इसमें जैसे कि मेरा एशिया का जो ट्रैफिक है, ठीक है, ये एशिया का ट्रैफिक मैंने डाइवर्ट कर दिया एशिया के सर्वर पे। ये जो भी मेरा सर्वर रहेगा वो, जैसे ये लोड बैलेंसर एशिया में जो भी सर्वर्स है, तो एशिया का जो भी ट्रैफिक आएगा वो इस लोड बैलेंसर और इस एप्लीकेशन सर्वर पे चला जाएगा, और जो अमेरिका का जो मेरा ट्रैफिक है वो क्या करेगा, वो इस सर्वर पे चला जाएगा, इस सर्वर पे या फिर लोड बैलेंसर पे वो ट्रैफिक चला जाएगा। तो इस तरीके से मैं जियो लोकेशन के हिसाब से भी ट्रैफिक डिवाइड कर सकता हूँ। लेटेंसी रूल यहाँ पे, अभी जैसे यूएस रीजन वाले को, यूज़र है कोई यूएस रीजन से उसने एक्सेस करने की कोशिश की, तो यूएस रीजन के लिए मैंने एक सर्वर असाइन कर दिया कि उसका ट्रैफिक यहाँ जाना चाहिए, और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मेरा जो एशिया मुंबई का जो ट्रैफिक है, यूज़र्स है, तो उसके ट्रैफिक यहाँ पे जाना चाहिए। तो ये लेटेंसी बेस्ड है। अगर मुंबई वाले यूज़र को लेटेंसी वर्जीनिया से मिल रहा होगा तो वो वर्जीनिया से चला जाएगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये मुंबई वाला मुंबई में ही जाएगा। जहाँ से उसको लेटेंसी अच्छी मिलेगी, ये दोनों रीजन से वो वहाँ पे ट्रैफिक ऑटोमेटिक भेज दिया जाएगा। उसके बाद में मल्टी वैल्यूड है। अभी मल्टी वैल्यूड में क्या होगा, देखो ये दोनों के हेल्थ चेक करेगा, 2 बार हेल्थ चेक, ये दोनों जो भी मेरे एंड पॉइंट रहेंगे। अभी इसमें बाकी चीज़ें नहीं आती, सीधा सर्वर का नाम आता है, जो भी सर्वर है उसका नाम आता है, ये दोनों के हेल्थ वो चेक करेगा और उसके बाद ट्रैफिक डाइवर्ट कर देगा। और भी हम लोग रूल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हेल्थ चेक करने के, ठीक है। जियो प्रॉक्सिमिटी, अभी ये जो जियो प्रॉक्सिमिटी है इसमें क्या करेंगे हम लोग, सपोज मेरे पास में कम से कम 10 सर्वर है या फिर 5 सर्वर है मेरे पास में, और वो 5 सर्वर में अलग अलग एप्लीकेशन होस्टेड है, और मैं चाहता हूँ कि यूएस वाले जो है यूज़र्स, मतलब मैं मेरे वर्ल्ड को 5 हिस्से में डिवाइड कर दूँ या फिर 3 हिस्से में डिवाइड कर दूंगा, और मेरे पास 3 सर्वर है, तो एक पूरे लोकेशन का ट्रैफिक इस सर्वर पे, दूसरे लोकेशन का ट्रैफिक दूसरे सर्वर पे, और तीसरे का तीसरे पे, ऐसे जाना चाहिए। तो वो मैं कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, मैं नॉर्थ वर्जीनिया एक ले लेता हूँ, और उसके बाद में एक ले लेता हूँ मेरा मुंबई ले लेता हूँ, और एक जापान वगैरह कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, मिलानो मैंने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे एक बटन आप देख सकते हो, ये वाले बटन से आप उसका मैप भी देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा वर्ल्ड है। अभी देखो मैंने जो जो वैल्यू यहाँ पे ली थी, अब ये जो बायस है, ये बायस इसका वैल्यू है, ये जो लोकेशन है इसका वैल्यू यहाँ पे सेट होता है। तो इसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, जैसे ये रीजन है मेरा, एक एक जो मैप है, इसको मुझे और कम करना है, इसको बढ़ाना है, तो ये बायस को कम ज़्यादा करोगे तो वो डिवाइड होगा। अभी ये जो रीजन है, इस रीजन में आने वाले, ये जो मेरा डिवाइड किया है मैंने, प्रॉक्सिमिटी है मेरी, जियो प्रॉक्सिमिटी, ये जो जियो प्रॉक्सिमिटी है ये पर्टिकुलर एंड पॉइंट में जाना चाहिए, वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। S3 का कंटेंट है या फिर इसका है, ठीक है, ये जो भी मैंने सर्वर लिए हैं, इस तरीके से मैं डिवाइड कर सकता हूँ जियो प्रॉक्सिमिटी में, ठीक है। तो जो भी ट्रैफिक आएगा ये यहाँ से अमेरिका से या फिर यूके, ये जो जो भी रीजन है, ये जो भी ट्रैफिक आएगा वो इस सर्वर पे जाएगा, और यहाँ के जो भी ट्रैफिक रहेंगे वो इसमें, और इंडिया जापान चाइना वगैरह के जो ट्रैफिक है वो सब इसमें चले जाएंगे। तो इस तरीके से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, और ये भी पॉलिसी में अप्लाई कर सकता हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट, और कुछ रहा है हमारा, एक मिनट, ये तो मॉनिटरिंग वाला सेक्शन है हमारा, जो भी हमें हेल्थ चेक का मॉनिटर करना है वो है। और ये डोमेन रजिस्ट्रेशन है। डोमेन रजिस्ट्रेशन जैसे कि मुझे कोई परचेस करना है आपको वेबसाइट, मैंने यहाँ पे जैसे डाल दिया और मैं चेक बोलता हूँ, ठीक है, कि ये नेम अवेलेबल है या नहीं है, तो वो चेक करेगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है नो, ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप डॉट नेट नाम से बना सकते हो, IT
देखो ना, हाँ, itsupport.mobi नाम से अवेलेबल है, आप बना सकते हो। तो अब मैं ये ऐड टू कार्ट करूँगा तो ये मेरे पूरे ईयर के लिए $12 का इसका प्राइस है, ये मैं करूँगा तो ये ऑटोमेटिक वो वेबसाइट परचेज करेगा, एसओ रिकॉर्ड और ये सारे रिकॉर्ड्स जो है वो सब मेंटेन करना स्टार्ट कर देगा। तो आप यहाँ से वेबसाइट भी ले सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट S3, सॉरी, दिस इज़ ऑल अबाउट राउट 53।